ला 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 ला। किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ग के बारे में। वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में, इसके बारे में हम क्या बात करने वाले हैं, इस पर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। सारे सवाल लेकर आए हैं हम, और उससे पहले तो हम इसके बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और ये एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ना एपिसोड 31वां होगा, तो आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा। और सबसे पहले हम छोटा सा बात कर ले, एकदम बेसिक सा बात, क्योंकि बेसिक के साथ चलेंगे, आपको नहीं भी आता है तो भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए वर्ग है, वर्ग के ABCD ये नाम दे दिया, वर्ग हो गया। इसमें 4 लाइन है, यानी कि ये 4 भुजाएं हैं। चारों भुजा जो होती है ना वर्ग में आपस में बराबर होती है। अगर इसकी 5 सेंटीमीटर एक भुजा तो सब भुजा 5-5 ही रहेगा। अगर इसके भुजा को A से माना जाता है, लिखा जाता है इसके प्रत्येक भुजा को A से, तो ये देखिए सब जगह A हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई स्मॉल a है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई स्मॉल a, यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल a लंबाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया स्मॉल a इसकी लंबाई। तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा बात, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है दोस्तों, प्रत्येक कोण होता है इसका 90 डिग्री का। आपको ये बात पता है कि चतुर्भुज कोई भी हो, चतुर्भुज कोई हो, उसके सभी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। चारों कोण मिला दीजिएगा 360 ही होगा। ये 90 चौका होता है कितना, 360। एक बात ये आप समझ गए हैं। अब देखिए, कोई अगर वर्ग होता है ना, तो वर्ग में ना ये कोना कोनी जो होता है ये विकर्ण होता है। अब ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा। जैसे मान लो यहाँ शीर्ष ABCD हो गया, शीर्ष बिंदु इसका। अब ये चारों कोण आप कह सकते हैं, पहले आप जान चुके हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, अब बराबर हो गया 360 डिग्री। जब ज्योमेट्री पढ़ते तो इस बात का जरूर चर्चा किया जाएगा, क्योंकि वहां पर लाइन और एंगल के बारे में ही चर्चा होगा। अब एक बात याद रहे दोस्तों, इसके चारों साइड तो आपस में बराबर है। अब इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी A से लेकर C तक, A से लेकर C तक बराबर, ये B से लेकर D तक, B से D तक, ये आपस में होंगे बराबर। इसके चारों साइड बराबर, इसके दोनों विकर्ण बराबर, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। और याद रहे दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ भी ये 90 डिग्री पर ही समद्विभाजित करता है, ये 90 डिग्री पर ही समद्विभाजित करता है। यानी जो विकर्ण है ना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये वाला जितना उतना ही ये वाला, उतना ही ये वाला, उतना ही ये वाला। इसका दोनों विकर्ण ये 4 पार्ट में जब ये बट जाता है तो प्रत्येक लाइन ये यहाँ से यहाँ तक बराबर ही होता है। ये जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, उतना ही ये वाला होगा, उतना ही ये वाला होगा। यानी इसका दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को काटता है तो समद्विभाजित तो होता ही है, और ये चारों जो पार्ट हो गया, ये चारों पार्ट आपस में बराबर हो जाता है। अब देखिए, विकर्ण की ये बातें आप समझ गए हैं। वर्ग में दोस्तों, ये वर्ग ना, ये तो विकर्ण हुआ। अब आप एक विकर्ण ले लो तो वर्ग को 2 बराबर भाग में बांट देता है। यानी अगर इसकी एरिया जितनी होगी ना, ये एरिया उतना ही होगा इधर वाला एरिया, ठीक है ना, इधर वाला एरिया भी उतना ही होगा। दोनों तरफ की एरिया हो जाएगा समान, इधर वाला भी एरिया इसी एरिया के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आप एक विकर्ण और खींच देते हैं तो 4 छोटे छोटे पार्ट बन गए। अब ये चारों त्रिभुज आपस में हो जाएगा बराबर, चारों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमने वर्ग बनाया और वर्ग में एक विकर्ण खींचा तो ये 2 पार्ट में बटा और दोनों पार्ट आपस में बराबर। जबकि 2 विकर्ण खींच दिया तब 4 पार्ट बटा 1 2 3 4। अब ये सब आपस में बराबर हो जाएगा, इसका चारों पार्ट आपस में बराबर।
यानी किसी एक त्रिभुज का एरिया पता हो जाए और उसका 4 गुना कर देंगे तो पूरे वर्ग का एरिया हो जाएगा। इसमें बात है समझ में। अब चलिए, इतना बात जानने के बाद आप ये समझ लीजिए कि कोई वर्ग होता है ना, तो जब मेंसुरेशन का सवाल होगा तो आपसे क्या क्या पूछेगा जानते हैं? उसके एरिया के बारे में, उसके परिमाप के बारे में। बात है समझ में। तो एरिया देखिए, ये भुजा ए, इसकी प्रत्येक भुजा तो होती है बराबर। तो कोई भी चतुर्भुज हो, केवल समलंब चतुर्भुज को छोड़कर, तो आधार गुना ऊंचाई उसके क्षेत्रफल के लिए लगता है। उसके क्षेत्रफल के लिए आधार गुना ऊंचाई ये हमेशा यूज होता है। कोई भी चतुर्भुज हो, किसको छोड़ के जानते हैं? केवल समलंब चतुर्भुज को, इनको छोड़ के। अब चलिए, इसके लिए तो हम बता चुके 1/2 समानांतर भुजाओं के लंबाई का योग गुना ऊंचाई। इसमें आधार क्या हुआ? अगर इस पूरे वर्ग की एरिया निकालना है तो आधार यहां से यहां तक ए हो गया, और इसकी ऊंचाई भी, ऊंचाई मतलब एक सीधा ऊंचाई, जैसे यहां से यहां भी सीधा 90 डिग्री लाओगे तो ये अगर ए है तो ये भी तो ए ही होगा ना। तो अब चलो, ए गुना ए क्या हुआ? ए स्क्वायर। इसीलिए हम लोग रट लेते हैं कि वर्ग का जो एरिया होता है, वर्ग का एरिया भुजा के स्क्वायर होता है। भुजा का काम यहां पर ए कर रहा है। ठीक बात है। अब देखिए, एक बात समझ लीजिए, फैन बंद करके एसी चला दीजिए, साउंड नहीं जाएगा। अब ध्यान दो, अब इसका परिमाप, तो भैया परिमाप क्या होगा? चारों भुजा के लंबाई का योग। तो चारों भुजा है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए है तो 4 हो गया। इसलिए हम लोग रटते हैं 4 गुना भुजा। क्या किताब में लिखा हुआ रहता है? 4 गुना भुजा, क्योंकि किसी भी आकृति के भुजाओं के लंबाई का योग ही परिमाप है। ठीक ना। अब आ जाइए, इतना बात अब समझ गए, क्षेत्रफल और परिमाप समझ गए। अब देखिए दोस्तों, अगर ये वर्ग रहे आपके पास, हाँ, इस वर्ग में बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। ये तो विकर्ण है डायगोनल, और ये भुजा ए, ठीक है। एक आप यहाँ पर बात करो तो एक त्रिभुज हमारा इधर से बन गया, 90 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पर, और ये आपके कर्ण का काम करेगा, क्योंकि 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। आप त्रिभुज में जान चुके हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज हो और एक कोण इसका 90 डिग्री हो, अगर ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है? आधार स्क्वायर। ये बात आपको पता है, मैंने पीछे बता रखा है। अब यहाँ समझ लो कि ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, ये बाकी लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, है ना। ये त्रिभुज की बात करो ना, इस त्रिभुज में आइए अब देख लो, ये डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2a स्क्वायर। अब बताओ, अगर d लिखें तो रूट अंडर 2a स्क्वायर, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि d बराबर स्क्वायर, देखो a स्क्वायर यानी 2 बार है रूट के अंदर, तो 1 बाहर आ जाएगा, रूट दूर आ जाएगा, a बाहर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये भी रटते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, डायगोनल जो होता है, वो होता है रूट 2 गुना भुजा। डायगोनल है ना, रूट 2 गुना भुजा होता है, आपको याद होगा। और ये चीज़ आप अच्छे से जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आज आप जान चुके हैं। अब एक बात समझ लेना, तो क्या भुजा के लिए ऐसा भी हो सकता है कि विकर्ण के बटा में रूट 2 अब बराबर भुजा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब अगर मान लो कि वर्ग की एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल आपने याद किया है भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो भुजा के जगह तो हम इतना भी रख सकते हैं, यानी d/√2, और इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं क्षेत्रफल के लिए, क्योंकि भुजा बराबर होगा d/√2, यानी डायगोनल बाई √2, यानी विकर्ण बाई √2। अब ऊपर हो गया d स्क्वायर और नीचा हो गया केवल 2। यानी आप क्षेत्रफल के लिए ये भी कर सकते हैं कि विकर्ण के स्क्वायर बट्टा 2, विकर्ण के स्क्वायर बट्टा 2। अगर विकर्ण आपको पता है तो विकर्ण के स्क्वायर बट्टा 2 कर सकते हो, एरिया निकल गया, आपको भुजा निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब एक बात और समझ लो, यहां पर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कमी वाला कहानी होगा। प्रतिशत वृद्धि या कमी, जब ये पॉइंट आता है ना, तो आपको एक बात ध्यान रखना है।
फार्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, ये ए बी फार्मूला है, ठीक ना, ए बी फार्मूला है, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। अच्छा, वृद्धि तो प्लस आ कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस रहेगा, है ना, आ कमी अगर होता है तो कमी तो माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हम ये कह दें कि कोई वर्ग है, ठीक ना, और इस वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो भुजा में 10% वृद्धि करने का मतलब है कि इसका सब भुजा 10% बढ़ गया। बात है समझ में, भुजा 10% बढ़ेगा यानी प्रत्येक भुजा 10% बढ़ गया। पहले कितना था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इसकी प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया गया। पहले 10 जितना रहा होगा उसमें 10% वृद्धि। तब पूछेगा कि क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, तो यही फार्मूला लगाना, लंबाई चौड़ाई दोनों में बढ़ेगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब 100 से 100 कटेगा एक बार में, 10 10 20 और 1 हो जाएगा 21% के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम आते हैं आपको सीधे लेकर, चलिए क्वेश्चन पर अभी नहीं आते हैं। देखना, एक बात और समझ लेना, एक वर्ग है, ठीक ना, और एक वर्ग में ये भुजा के मध्य बिंदु, ये भुजा के मध्य बिंदु, भुजा के मध्य बिंदु, भुजा के मध्य बिंदु, हमने क्या लिखा, भुजा के मध्य बिंदु। इनको अगर मिला देते हो, इनको अगर मिला देते हो, भुजा के मध्य बिंदु को मिला देते हो ना, भुजा के मध्य बिंदु को मिला देते हो, तो ये आपका बनता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बात आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्ग के भुजा के मध्य बिंदु को मिला देने से क्या बनेगा, तो समचतुर्भुज बनेगा। ये आपका हो गया। आइए अब ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं सवाल पर। सवाल आपके सामने है। पहला सवाल इसको मान लीजिए, और 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल व परिमाप विकर्ण ज्ञात करें। क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण। 10 मीटर भुजा है, आप ही बताओ कि कोई वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 10 10 है ना। तो प्लॉट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो होता है भैया भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, बोले तो 100, और मीटर में है तो 100 वर्ग मीटर। एरिया ना हमेशा वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में होगा। चलो, पहला कहानी हो चुका है। दूसरा कहानी कहता है परिमाप बताइए। तब परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 1 भुजा, तो 4 गुना 1 भुजा 10, 10 चौका कितना 40 मीटर। अब तीसरा बात आपसे ये कहता है कि इसका विकर्ण भी बताइए। तो विकर्ण जो होगा ना भैया, ये विकर्ण होगा √2 गुना 1 भुजा, तो √2 गुना 1 भुजा कितना 10, यानी 10 √2 मीटर हो गया। ये हो गया इसका विकर्ण। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आसान चीज़ था। अगर कोई बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो आसानी से समझ गया होगा कि एक वर्ग की भुजा दिया हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप या उसका विकर्ण निकाला जा सकता है। वो कैसे, एक छोटा से छोटा बच्चा भी इसको समझ गया होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आइए अब ये हमारा दूसरा सवाल। 2 वर्गों के विकर्ण की लंबाई का अनुपात 3:4 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपको पता है क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया d बट्टा, यानी विकर्ण के बट्टा में विकर्ण के स्क्वायर बट्टा 2। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने इस फार्मूला को सीखा है। तो अब कहता है 2 विकर्ण की लंबाई 3:4 में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये मान लो पहला विकर्ण, ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफल के अनुपात के लिए पहला का विकर्ण है, दूसरा का विकर्ण, ये इसका विकर्ण, ये इसका विकर्ण है। तो विकर्ण का स्क्वायर करके बट्टा 2 करेंगे, विकर्ण के स्क्वायर करके आप बट्टा 2 करेंगे तो एरिया हो जाता है। अब ये 2 से 2 कटा, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, यानी आपका आंसर है 9:16। मुझे उम्मीद है कि आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल तीसरा क्या कहता है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। मैंने ए बी फार्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी अब बट्टा में 100%। ये फार्मूला अभी बताया था ना, मैंने ये बताया था। लेकिन एक बात और लिख दिया था मैंने कि वृद्धि रहेगा तो प्लस और कमी रहेगा तो माइनस। वृद्धि है तब प्लस, कमी अगर है,
कमी तो लिखना है माइनस। अब आ जाइए, ये 10% घटाना है तो यहाँ प्लस ए नहीं लिखाएगा, माइनस ए लिखाएगा, यानी 10% घटा। फिर 10%, लंबाई चौड़ाई सब में 10%। और ये माइनस माइनस, देखो इसका गुना करके ही इसको गुना करके यहाँ लिखा गया है ए बी, तो इसको गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 10 गुना 10, अब बट्टा में फार्मूला वाला 100, अब प्रतिशत 100 से 100 कटा एक बार में, 10 10 20, और ये माइनस में 20 अब प्लस में 1। अब चलिए इतना प्रतिशत आप कहोगे, यानी माइनस में 19%, यानी आप कह सकते हैं 19% की कमी हुआ, 19% की कमी कहेंगे, क्योंकि माइनस में आया रिजल्ट ना, रिजल्ट आया है ये माइनस में तो कहिएगा कमी, अगर ये प्लस में आता तो कहेंगे वृद्धि। चलिए क्षेत्रफल, सॉरी, जब भुजा हम घटा दिए हैं तो क्षेत्रफल बढ़ ही नहीं सकता वर्ग में। अगला हमारा ये चौथा सवाल क्या कहता है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 20% बढ़ा दीजिएगा, ये भी फार्मूला लगा लीजिए, 20 प्लस दोनों गुना होके प्लस में ही लिखाएगा 20 गुना 20, अब बट्टा में 100। अब लो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 20 20 कितना 40, अब प्लस 2 दूना 4, इतना प्रतिशत, यानी 44% की वृद्धि होगी। प्लस में आया तो वृद्धि समझना, माइनस में आया तो कमी समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5वां सवाल, और ये सवाल क्या कहता है, यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर होता है। जब उस तार को एक अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, और पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 हो जाता है। बताइए, ये जो वर्ग है ना, ये वर्ग का एरिया हो जाता है 81 वर्ग सेंटीमीटर, 81 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है, सॉरी 18 मैंने लिख दिया है, आइए 81 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। यानी इसकी प्रत्येक भुजा 9 9 होगी, तब ना 9 के स्क्वायर 81 होता है, प्रत्येक भुजा कितनी होगी 9 9, लंबाई गुने चौड़ाई 9 9 81, इसकी एक भुजा कितनी होगी 9। अगर ये निकालना है तो रूट अंडर 81 कर देते, 9 निकल के आ जाता, भुजा हो गया ए, है ना। चलिए, यानी क्षेत्रफल का वर्गमूल बना देते, भुजा 9। अब कहता है तो एक तार की लंबाई, देखिए किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल 81 है, तो तार की लंबाई कितनी है ये बात आप पता कर सकते हैं। तार की लंबाई कितनी हो जाएगी जानते हैं, इसकी एक भुजा 9 है तो चारों भुजा कितना 4 गुना 9, ये 9 चौके 36 सेंटीमीटर हो जाएगा उस तार की लंबाई। अब सवाल कहता है, जब उस तार को एक अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इस तार को अर्धवृत्ताकार में मोड़ा जाएगा, मान लीजिए कि ऐसे आपने इसको मोड़ दिया, एक अर्धवृत्त बना दिया। ठीक, अर्धवृत्त जब आप बना देते हैं तो भैया यहाँ तक मान लो 1 आर और फिर यहाँ से 1 आर, इस बात को याद रखना, अर्धवृत्त ऐसे बनता है। और आपको पता है कि ये तार से आप यही काम करने वाले हैं, ये तार से आप यही काम करने वाले, ऐसे ही बनाने वाले हैं इस तार को। 36 सेंटीमीटर तार से ऐसा फिगर बनाना है, तो आपको पता है इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई जो होती है ना भाई साहब, आर गुना 36/7 ही होता है। मतलब कि अगर अर्धवृत्त की परिधि की बात किया जाए तो आर गुना 36/7 होता है, आप निकाल के देख लीजिएगा। और जबकि ये हो जाता है आपका 36 से 36 एक बार में आर बराबर हुआ 7 सेंटीमीटर। अब जब त्रिज्या पता है, हमको त्रिज्या पता है, तो हम क्षेत्रफल भी इसका निकाल सकते हैं। कैसे, पाई आर स्क्वायर का आधा, तो पाई का मान 22/7 लेने के लिए कहा है, आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 और इसका आधा, 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 बार में कटेगा, 11 सते 77 और ये वर्ग सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा, 77 वर्ग सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा इसका। अच्छा, आपको ये डाउट है कि आर गुना 36/7 इसकी परिधि कैसे होती है, तो देख लो, मैं इसको अब मिटा के, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और मैं ये समझा देता हूँ कैसे हो जाता है। देखो, अगर मान लो कि कोई अर्धवृत्त है, ठीक है ना, कोई अर्धवृत्त है, तो इसमें 1 2 त्रिज्या हो गया ना, ये वाला दोनों त्रिज्या। अब सुनो,
आपका पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r। और अगर आधा लेते दोस्तों, आधा लेते तो क्या होता 1 पाई r। इतना अगर ले लें हम तो 1 पाई r, तब तो ये पूरा 2 पाई r नहीं रहता, 1 पाई r। यहाँ से यहाँ 1 r, चलो, और यहाँ से यहाँ एक और r, यानी कि 2 r आपको इसमें इंक्लूड हो जाएगा, है ना, तब जाके पूरा परिधि होगा ना। 2 r और इंक्लूड, r कॉमन तो बचा पाई प्लस 2, r दोनों में से निकल गया। अब आप ये एक बात बताओ, r और पाई का मान 22/7 प्लस 2। अब देखो r इंटू 7 दूना 14, 22 हुआ ना 36/7, इसलिए मैंने लिख दिया r गुना 36/7। इसको याद रखना अर्धवृत्त की परिधि के लिए, और पूरे वृत्त की परिधि के लिए भी याद रख लेना r गुना 44/7, क्योंकि 2 पाई r लिखते हो ना तो 2 गुना 22/7 इंटू आर, है ना। अब 22 दूना 44/7 इंटू आर, तो r गुने 44/7 वृत्त की परिधि और r गुना 36/7 अर्धवृत्त की परिधि। इस बात को हम याद रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अगला सवाल। तो ये सवाल हमारा हो जाएगा भैया छठा। कहता है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। आप सिंपल सोचो, 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है, इसके लिए बहुत सारा ट्रिक है। ये ट्रिक कहाँ से बनता है ये आपको समझ में अभी आ जाएगा। 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचे के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब बताओ 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी है इसके चारों ओर बाहर, ठीक। अब 2 मीटर चौड़ा जब रास्ता हम बनाएंगे तो 2 इधर भी 2 इधर भी। पहले जो हमारा वर्ग था वो वर्ग कितना था 15 मीटर चौड़ा ना, 15 मीटर 15 था, ठीक। अब देखो इधर भी बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ेगा, इधर भी बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ेगा ना। अब एक बात बताइए, अगर आपको ये पता करना है कि ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना है तो सिंपल काम है, पहले पूरे बड़का वर्ग का एरिया निकालिए और उसमें से छोटका वर्ग का एरिया घटा दीजिए। तब बड़का वर्ग की भुजा क्या होगा, यहाँ से यहाँ 2 और 15 17 और 2 19। देखो 15 में 4 जुड़ेगा, 2 इधर लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका। ये देखो ये लंबाई हुआ 2 और ये 15, तो 15 2 17 और इधर 2 19, यानी कि एक भुजा हो गया 19 का स्क्वायर कर देंगे। वर्ग का एरिया बड़का एरिया हुआ, उसमें से छोटका वर्ग का एरिया घटा देंगे, 15 का एरिया घटा देंगे, बस रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। पूरे बड़ा वाला वर्ग में से छोटा वाला वर्ग को निकाल देंगे, हो गया। तो आइए इसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते हैं, यानी कि आप 19 प्लस 15 और 19 माइनस 15 भी लिख सकते हैं। चलो 19 माइनस 15, 19 15 को जोड़ते हैं तो 33, 9 5 14 के 4 हासिल है 2 1 3 34, गुना 19 में से 15 गया तो 4 4 चौका 16, 4 3 12 1 13, 136। अगर ये मीटर में है तो ये वर्ग मीटर कहिएगा इस रास्ते का एरिया, 136 वर्ग मीटर, ठीक है ना। आइए अगला सवाल आते हैं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 7वां। कहता है 12 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लॉट के अंदर के तरफ दीवार से सटाकर 1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा जाता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आ जाओ, अंदर की तरफ है, एक मान लो कि एक वर्गाकार जमीन का टुकड़ा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर 1 मीटर रास्ता छोड़कर 1 मीटर छोड़कर एक वर्गाकार ये मैदान बना लिया जाता है। अंदर में क्या किया जाता है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा जाता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा अंदर की तरफ। पहले तो पूरा जो है वो 12 मीटर है, 12 मीटर था। अंदर रास्ता मैंने रास्ता बनाया वो 1 मीटर का, कितना का 1 मीटर का, तो 1 इधर भी बढ़ गया, ऐसे बढ़ाओगे तो 1 इधर भी, 1 बढ़ेगा 1, लेकिन वो वृद्धि हो गया 2 का। पूरा बड़ा वाला वर्ग में से ये छोटा वाला वर्ग हटा देंगे तो बड़ा वाला वर्ग की भुजा देखो यहाँ से यहाँ 1, तो घटाएंगे इस बार क्या करेंगे, देखो हमारा जो होगा इस बार पूरे बड़ा वाला वर्ग का एरिया तो हो गया 12 के स्क्वायर, ठीक। अंदर वाला वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा,
देखो 12 तो यहाँ से यहाँ तक ना है, शुरू से अंत तक ना 12 है, एक इधर हटेगा एक उधर हटेगा, तो 2 हटेगा 12 में से, 12 में से कितना हटेगा 2, तो बचेगा 10, 10 का स्क्वायर, यानी अंदर ही 10 से हुआ, क्योंकि एक इधर हटा एक इधर हटा, पूरा यहाँ से यहाँ ना 12 था, यहाँ से यहाँ तक 12 था, एक इधर हटा एक इधर हटा, तब अंदर वाला वर्ग के भुजा हुआ 10, क्योंकि एक इधर 2 हट गया, तो 10 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तब 12 प्लस 10, अब 12 में से 10 घटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो 12 10 कितना होता है 22 होता है, अब 12 में से 10 के कितना हो गया 2 हो गया, अब 22 दूना क्या होता है 44, और ये है क्या मीटर में, तो 44 वर्ग मीटर कहिए ना, हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है नहीं ना। आइए जरा अगला सवाल तो आते हैं, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है, और ये हमारा 8वां सवाल हो जाएगा। कहता है 28 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर, मान लो ये एक वर्ग ABC हो गया और इस ABCD, और इसमें क्या कहता है जानते हैं, 28 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसमें अगर सबसे मतलब क्या, इसमें एक वर्ग बना रहे हम, थोड़ा इसको पोलियो मार दिया है, टेढ़ा हो गया, आओ कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, समझदार हो आप। हाँ चलिए, इसमें एक वर्ग बनाया गया है, तो इस वर्ग कहता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा से बड़ा इसमें एक वृत्त बनाना है वर्ग के अंदर, इस वर्ग के अंदर 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर, ये भुजा जो था ना 28 सेंटीमीटर था, 28 था, कितना था 28 था, 28 था। तो सवाल कहता है इस वर्ग के अंदर जो बड़ा से बड़ा वृत्त बनेगा, इससे बड़ा तो आप बना ही नहीं सकते, चारों भुजा टच करा दिया मैंने, अब इसकी एरिया क्या होगा। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक 28 होगा कि नहीं, क्योंकि वर्ग की भुजा जब 28 है तो यहाँ से यहाँ 28 होगा, यानी इसका व्यास यानी डायमीटर 28 हो गया, तो इसकी त्रिज्या 28 का आधा, यानी त्रिज्या हो गया कितना 14, और सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब है 22/7, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 गुना 14। अब देखो 7 से काटिया, 7 दूना 14, ये हुआ 22 और 14 दूना 28, तो चलो 28 दूना 56 के, 56 का कितना लिखोगे 6 हासिल 5, 28 दूना 56 और 5 हो गया 61, तो 61 हो जाएगा, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर इस वृत्त की एरिया हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए एक सवाल और हो जाए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए एक सवाल है हमारे सामने, देखिए ये 9वां क्या कहता है, एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या 22/7 मानकर कितने सेंटीमीटर होगा। पाई का मान 22/7 लेना है। कहता है एक तांबे के तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है और जिसका क्षेत्रफल 121 है। ऐसा एक सवाल हम लोग पीछे अभी पढ़े थे, डिजिट उसमें दूसरा था 81 था। इसका एरिया 121 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। जानते हैं एक तार को जब मोड़ के बनाया गया ना तो उसका एरिया वर्गाकार बनाया गया तो 121 हो गया, यानी एक भुजा 11 होगा, 11 के स्क्वायर 121 होता है। चलो प्रत्येक भुजा इसकी 11 हो गया। तो तार की लंबाई है कितनी ये तो पता कर लीजिए। तार की लंबाई हो जाएगी भैया, ये वर्ग का परिमाप, तो 4 गुने 1 भुजा 11 चौके कितना 44, ये 44 सेंटीमीटर हो गया तार की लंबाई। अब इसको कहता है यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। पहली बात कि ये जो आप वृत्त बनाएंगे इस तार को, तो वृत्त तो ऐसे बनाएंगे और ये 44 सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि वो 44 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वृत्त की फॉर्मूला हम ना लगा दे R गुना 44/7 परिधि के लिए, अभी जो थोड़ा देर पहले एनालिसिस करके हम बताएं कैसे होता है। तो वृत्त की परिधि होता है R गुना 44/7, जबकि यहाँ पर परिधि 44 सेंटीमीटर कह रहा है। 44 एक बार में,
त्रिज्या हो गया भैया 7 सेंटीमीटर। यही पूछा हमसे कि उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। अगर क्षेत्रफल पूछता तो भी हो जाता, क्योंकि त्रिज्या पता है, पाई r स्क्वायर लगा देते। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अच्छा लगा है लाइक जरूर करिएगा, इससे हमारे अंदर हौसला बढ़ता है दोस्तों। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।